हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उसी गांव में एक छोटा सा घर था। वहां रहता था एक साधारण सा आदमी जिसका नाम था धीरज। धीरज के साथ उसकी पत्नी और उसके दो छोटे छोटे बच्चे रहते थे। यही उसका छोटा सा परिवार था और यही उसकी पूरी दुनिया। धीरज के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह खुद मेहनत करके मजदूरी करता था। सुबह से शाम तक वह अपने खेत में काम करता ताकि अपने परिवार का खर्च चला सके। उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी लेकिन जैसे तैसे उसका घर चल रहा था। एक दिन शाम के समय धीरज अपने काम से घर लौटा। जैसे ही वह अंदर आया उसने देखा कि उसकी पत्नी चुपचाप बैठी है और मुन्ना अपने पुराने जूतों को देख रहा है। सुनिए धीरज जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बताओ, क्या बात है? देखिए, मुन्ना के जूते पूरी तरह फट चुके हैं। अब वो इन्हें पहनकर स्कूल भी नहीं जा पा रहा है और जो उसके पास पुराने जूते हैं वो भी अब टूटने लगे हैं। ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। आप उसके लिए एक नई जोड़ी जूते ले आइए। बच्चा है, ऐसे कैसे जाएगा बाहर? पत्नी की बात सुनकर धीरज कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैं समझ रहा हूँ, मुझे भी दिख रहा है कि उसके जूते खराब हो चुके हैं, लेकिन तुम भी जानती हो अभी घर की हालत कैसी है। आज पूरे दिन काम किया लेकिन जितने पैसे मिले वो तो बस खाने पीने में ही लग जाएंगे। मैं समझती हूँ, लेकिन कब तक ऐसे ही चलेगा? बच्चे की भी जरूरतें हैं। वो भी दूसरों बच्चों को देखकर उदास हो जाता है। आज ही कह रहा था कि सबके पास अच्छे जूते हैं, मेरे पास क्यों नहीं? इतना सुनकर धीरज ने मुन्ना की तरफ देखा। मुन्ना चुपचाप अपने जूतों को नीचे देखकर बैठा था। मुन्ना बेटा, इधर आओ। हाँ कहिए बाबा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नए जूते जरूर लेकर आऊंगा। सच में बाबा, आप कल ले आओगे? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कल कुछ अच्छा काम मिला तो जरूर ले आऊंगा। ठीक है बाबा। धीरज की बात सुनकर मुन्ना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन धीरज के दिल में चिंता और बढ़ गई। रात हो चुकी थी। मुन्ना और दूसरा बच्चा सो चुके थे। घर के बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और झोपड़ी के अंदर धीरज और उसकी पत्नी कलावती चुपचाप बैठे थे। सुनिए जी, अब आप क्या काम करेंगे? घर का खर्च दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बच्चों की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। आज मुन्ना के जूतों की बात हुई, कल को और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे कब तक चलेगा? कलावती की बात सुनकर धीरज कुछ देर तक चुप बैठा रहा, जैसे वह खुद भी जवाब ढूंढ रहा हो। हाँ कलावती, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। दिन भर खेत में मेहनत करता हूं, सिर्फ अपने पैसे और जमीन से मतलब है। लेकिन फिर भी एक बार बात करके देख लेने में क्या जाता है? तुम नहीं जानती कलावती, मैं पहले भी उसके पास जा चुका हूं। जब पिताजी के गुजरने के बाद हमें सहारे की जरूरत थी, तब भी उसने मेरी कोई मदद नहीं की। उल्टा उसने मुझे ही ताने दिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे इंसान से मैं अब कोई उम्मीद नहीं रखता। मैं नहीं चाहता कि फिर से वही सब सुनना पड़े। मैं समझती हूँ आपको कितना बुरा लगा होगा, लेकिन कभी कभी परिवार से ही उम्मीद रखनी पड़ती है और हमारे पास इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। शायद इस बार वो बदल गया हो। हाँ, ये भी है कि हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है। मुन्ना के लिए जूते तो किसी भी हाल में लाने पड़ेंगे, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ठीक है, कल सुबह ही मैं अपने भाई के पास मदद मांगने जाऊंगा। आखिरकार काफी सोचने के बाद धीरज मान गया, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगली सुबह धीरज अपने बड़े भाई सुरेश के घर पहुंच गया। वह दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ और धीरे से आवाज लगाने लगा। भैया, सुरेश भैया, जरा बाहर आइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। तभी अंदर से सुरेश की पत्नी बाहर आई। अरे तुम? हाँ बोलो, क्या काम है? भाभी, मुझे सुरेश भैया से थोड़ा काम है, कृपया उन्हें बुला दीजिए। तुम यहीं रुको, मैं अभी बुलाती हूँ।
सुनिए जी, बाहर आपका छोटा भाई धीरज आया है। कह रहा है कि आपसे कुछ काम है। क्या? ये इस वक्त यहाँ क्यों आ गया? मुझे क्या काम है इससे? जब देखो मुंह उठाकर कहीं भी चला आता है। जरूर फिर से पैसे मांगने आया होगा। सुरेश गुस्से में उठा और बाहर धीरज के पास चला गया। हाँ बोलो, क्या काम है तुम्हें मुझसे? भैया, मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। घर की हालत बहुत खराब है। बच्चों के पास पहनने के लिए जूते भी नहीं है। अगर आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे दें तो मैं आपके एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको वापस कर दूंगा भैया। क्या? मैं तुझे ऐसे ही मुफ्त में पैसे दे दूं? चल चल यहां से निकल, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। वैसे भी मेरा खुद का धंधा आजकल ठीक नहीं चल रहा है। भैया, ऐसा मत कहिए। आप ही मेरा आखिरी सहारा हो। अगर आप भी मदद नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगा? आप जो कहेंगे मैं वो काम करने के लिए तैयार हूं। बस एक बार मेरी मदद कर दीजिए। धीरज की बात सुनकर सुरेश कुछ देर के लिए सोचने लगा। ये अच्छा मौका है इसकी जमीन हड़पने का। बहुत समय से सोच रहा था। अब देख कैसे तेरी सारी जमीन मैं अपने नाम कराता हूं। अच्छा सुनो, अगर तुझे पैसे चाहिए तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। जो मैं कहूंगा वो करना होगा, समझे? हाँ भैया, जो भी काम होगा मैं करूंगा। अपने बच्चों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो ठीक है, कल से तुम मेरे खेतों की देखभाल करोगे। मेरी फसल का पूरा ध्यान रखना होगा। दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। अगर फसल को थोड़ा सा भी नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई तुम्हें करनी होगी। समझ गए ना? जी भैया, मैं पूरी मेहनत करूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन अगर तुम पैसे लेकर आज ही भाग गए तो? मुझे तुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप भैया? मैं भला ऐसे क्यों करूंगा? आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भरोसा? आजकल के जमाने में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लोग मौका मिलते ही भाग जाते हैं। मैं कोई जोखिम नहीं ले सकता। भैया, मेरे पास भी मेरा परिवार है। मैं उन्हें छोड़कर कहां जाऊंगा? मेरा एक ही तो घर है और वही मेरी दुनिया है। ठीक है, तो फिर एक काम करो। इस कागज पर अपना अंगूठा लगा दो। इसमें साफ लिखा है कि अगर तुम पैसे लेकर भाग गए या मेरी फसल को जरा सा भी नुकसान हुआ तो तुम्हारा घर और जमीन सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसा कागज है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आपका अपना हूं। करना है तो करो, वरना जाओ यहां से। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। धीरज कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर डर और मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। मुझे अपने परिवार के लिए ये करना ही होगा। आखिरकार मजबूरी के आगे झुककर धीरज ने उस कागज पर अपना अंगूठा लगा दिया। बस ये ही समझदारी है। ये लो पैसे और कल से काम शुरू कर देना। धीरज ने पैसे लिए और भारी मन से वहां से वापस लौट गया। धीरज पैसे लेकर अपने घर लौट आया। उसके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आ गए आप। क्या आपके भाई ने पैसे दिए या नहीं? हाँ कलावती, पैसे तो दे दिए हैं। लेकिन आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? अगर पैसे मिल गए तो फिर इतनी चिंता किस बात की है? कलावती, मेरे भाई ने पैसे ऐसे ही नहीं दिए। उसने एक शर्त रखी है। कैसी शर्त? मुझे उसके खेत में काम करना होगा और उसकी पूरी फसल की देखभाल करनी होगी। अगर उसकी फसल को थोड़ा सा भी नुकसान हुआ तो हमारा घर और जमीन सब कुछ उसके नाम हो जाएगा। क्या? सुनिए जी, ये आपने क्या कर दिया? ये कैसी शर्त मान ली आपने? अगर कुछ गड़बड़ हो गई
तो हम सब कुछ खो देंगे। इससे अच्छा तो आप खाली हाथ ही वापस आ जाते। नहीं कलावती, मैं खाली हाथ वापस नहीं आ सकता था। तुमने खुद देखा है बच्चों की हालत कैसी है। मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं बहुत मेहनत करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा। मैं उसकी फसल को कुछ नहीं होने दूंगा, और जब फसल अच्छी होगी तो शायद मेरा बड़ा भाई भी मुझसे खुश हो जाएगा। बस कुछ ही दिनों की बात है। धीरज की बात सुनकर कलावती चुप हो गई, लेकिन उसके मन में डर अभी भी बना हुआ था। इसके बाद धीरज अपने बड़े भाई के खेतों में काम करने लगा। वह दिन रात मेहनत करता, कभी हल चलाता, कभी बीज बोता, तो कभी फसल की देखभाल करता। धूप हो या बारिश, धीरज ने कभी काम से पीछे कदम नहीं हटाया। ऐसे ही कई महीने बीत गए और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन सुरेश खेत पर आया और चारों तरफ लहलहाती फसल को देखने लगा। इस बार तो फसल काफी अच्छी दिख रही है। लगता है तूने सच में मेहनत की है। हाँ भैया, मैंने इस बार पूरी जान लगा दी, दिन रात मेहनत की है ताकि फसल अच्छी हो। मैंने हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा, कहीं कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे ये फसल ऐसे ही खेत में खड़ी नहीं रहनी चाहिए। इसे अच्छे से काटकर साफ सुथरे तरीके से मेरे गोदाम तक पहुंचाना होगा। मुझे कोई लापरवाही नहीं चाहिए, समझे? जी भैया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आज से ही कटाई का काम शुरू कर दूंगा और बहुत ध्यान से सारा अनाज आपके गोदाम तक पहुंचाऊंगा। आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखता हूं इस बार तू कितना सही काम करता है। मैं चलता हूं, तू अपना काम ठीक से करना। इतना कहकर सुरेश वहां से चला गया। कुछ समय बाद धीरज भी अपना काम खत्म करके थका हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही कलावती ने उसे देखा और उसके पास आकर खड़ी हो गई। आ गए आप? आज बहुत देर हो गई। खेत में काम ज्यादा था क्या? हाँ कलावती, आज सुरेश भैया खेत पर आए थे। उन्होंने फसल देखी और कहा कि इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी मेहनत आखिर रंग लाई। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अब फसल की कटाई करके सारा अनाज उनके गोदाम तक पहुंचाना होगा। उन्होंने खास तौर पर कहा है कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब अब और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप संभाल लोगे ना? हाँ, मैं संभाल लूंगा। इतना सब किया है तो ये भी कर ही लूंगा। बस कुछ ही दिनों की बात है। भगवान करे सब सच में ठीक हो जाए। दोनों के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद थी, लेकिन आने वाला समय उनके लिए क्या लेकर आएगा ये अभी किसी को नहीं पता था। अगली सुबह अभी धीरज ठीक से घर से बाहर भी नहीं निकला था कि अचानक कोई तेजी से दौड़ता हुआ उसके घर की तरफ आया। अरे धीरज, धीरज जल्दी बाहर आओ। आवाज सुनकर धीरज तुरंत बाहर आया। क्या हुआ भाई, इतनी घबराहट में क्यों? रुको, पहले आराम से बताओ, कहां जाना है और क्या हुआ है? अरे धीरज, समय नहीं है, जल्दी चलो मेरे साथ। मेरे मालिक यानी तुम्हारे बड़े भाई की पूरी फसल जल गई है। ये सुनते ही धीरज के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। क्या? ये कैसे हो सकता है? अभी तो कल ही भैया खेत देखकर गए थे, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। इतनी बड़ी फसल अचानक कैसे जल सकती है? पता नहीं कैसे। सुबह जब मैं खेत पर पहुंचा तो चारों तरफ आग ही आग थी। लोग पानी डालकर बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग बहुत फैल चुकी है। तुम जल्दी चलो, मालिक बहुत गुस्से में है। इतना सुनते ही धीरज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? चलो जल्दी चलो। धीरज बिना एक पल गंवाए तेजी से खेत की ओर भाग पड़ा।
धीरज भागता हुआ खेत की तरफ पहुंचा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और दिल में डर साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने खेत देखा, चारों तरफ जली हुई फसल, धुआं और राख ही राख थी। धीरज, ये सब क्या हो गया? मेरे खेत का ये क्या हाल कर दिया तूने? पूरी फसल, पूरी मेहनत, सब कुछ जलकर राख हो गया। बोल, ये आग कैसे लगी? भैया, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैं तो कल तक सब कुछ ठीक करके गया था। फसल बिल्कुल सही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा ये आग कैसे लग गई। मुझे सब पता है, ये तेरी ही करतूत है। तूने ही मेरी फसल में आग लगाई है ताकि तू इस जिम्मेदारी से बच सके। नहीं भैया, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने इस फसल के लिए दिन रात मेहनत की है। धूप में जलकर, बारिश में भीगकर मैंने इसे बड़ा किया है। भला मैं अपनी ही मेहनत को आग क्यों लगाऊंगा? ये सब बहाने मुझे मत सुना। मुझे नहीं पता कि ये किसने किया है, लेकिन जिम्मेदारी तेरी थी और अब परिणाम भी तुझे ही भुगतना पड़ेगा। भैया, मेरी बात मानिए, मैं सच कह रहा हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप चाहें तो गांव वालों से पूछ लीजिए। मैं हर रोज मेहनत करता था, कभी लापरवाही नहीं की। बस, बहुत हो गया। शर्त याद है ना तुझे? मैंने साफ साफ कहा था, अगर फसल को जरा सा भी नुकसान हुआ तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। और अब देख, पूरी फसल जलकर खत्म हो गई है। इसका मतलब तेरी सारी जमीन और तेरा घर अब मेरा है। भैया, ऐसा मत कहिए। वो मेरा सब कुछ है। मेरा घर, मेरा परिवार। हम कहां जाएंगे? आप ऐसा मत कीजिए। हम सड़क पर आ जाएंगे। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तूने शर्त मानी थी, अब उसका अंजाम भी भुगत। आज से वो घर और जमीन मेरे हैं। धीरज वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों के सामने उसकी दुनिया बिखरती जा रही थी। भैया, कुछ तो रहम कीजिए। मैं मानता हूं कि शर्त मेरी थी, लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है। मुझे नहीं पता ये आग कैसे लगी, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कम से कम मेरा घर तो मुझसे मत छीनिए। वही मेरा सब कुछ है। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी। हम कहां जाएंगे भैया? हम सड़क पर आ जाएंगे। ये सब मुझे मत बता धीरज। ये सब तुझे पहले सोचना चाहिए था, जब तूने उस कागज पर अंगूठा लगाया था। अब मुझे किसी की मजबूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो शर्त थी वो अब पूरी हो चुकी है, और जो लिखा था वो अब होगा। चल, अब ज्यादा नाटक मत कर। अपना बोरी बिस्तर बांध और निकल जा मेरे घर से। आज के बाद उस घर पर तेरा कोई हक नहीं है। भैया, ऐसा मत कीजिए। हम सच में बर्बाद हो जाएंगे। मैंने जो कह दिया वो आखिरी है। अगर खुद नहीं गया तो लोगों से निकलवा दूंगा। सुरेश की ये बातें सुनकर धीरज पूरी तरह टूट गया। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो भारी कदमों से रोते हुए अपने घर की तरफ लौट गया। हर कदम के साथ उसका दर्द और बढ़ता जा रहा था और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। धीरज टूटे हुए दिल के साथ धीरे धीरे अपने घर पहुंचा। उसकी आंखें नम थीं और चेहरा पूरी तरह उदासी से भरा हुआ था। क्या हुआ जी? आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? और ये आपकी आंखों में आंसू, बताइए ना, क्या हुआ? आप मुझे डरा रहे हो, कुछ तो बोलिए। धीरज कुछ पल चुप रहा, जैसे उसके पास शब्द ही नहीं बचे हों। कलावती, सब कुछ खत्म हो गया। हमारा घर, हमारी जमीन, सब कुछ। क्या ये आप क्या कह रहे हो? अच्छे से बताइए, आखिर हुआ क्या है? इसके बाद धीरज ने धीरे धीरे सारी बात कलावती को बता दी। जैसे ही कलावती ने ये सब सुना, उसके चेहरे का रंग उड़ गया।
मुझे पहले से ही शक था, ये जरूर आपके भाई की कोई साजिश है। इतनी अच्छी फसल अचानक ऐसे कैसे जल सकती है? कुछ तो गड़बड़ है और मुझे पूरा यकीन है कि इसमें आपके भाई का ही हाथ है। उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि आपकी जमीन और घर हड़प सकें। पता नहीं कलावती सच क्या है, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। दोनों की आंखों में आंसू थे और उनके सामने अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इतने में उनके दोनों बच्चे अंदर आते हैं और अपने माता पिता के पास आकर खड़े हो जाते हैं। पिताजी, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या कुछ बुरा हुआ है? मुन्ना की बात सुनकर धीरज ने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की और हल्की सी मुस्कान लाने लगा। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन क्यों पिताजी? हम यहाँ से क्यों जाएंगे? और हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो यही है ना? मुन्ना, अब ये घर हमारा नहीं रहा, हमें इसे छोड़कर जाना होगा। लेकिन पिताजी, हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ रहेंगे? क्या हमारे पास कोई और घर है? मुन्ना, ऊपर वाला हमारे साथ है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हमें जरूर कोई ना कोई जगह मिल जाएगी जहां हम रह सकें। धीरज की बात सुनकर मुन्ना चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद पूरा परिवार चुपचाप अपना सामान बांधने लगा। थोड़ा सा सामान, कुछ पुराने कपड़े और बहुत सारी यादें, सब कुछ समेटकर वो अपने घर से बाहर निकल पड़े। जिस घर में उन्होंने इतने साल बिताए थे, आज उसी को छोड़कर वो अनजाने रास्ते पर चल पड़े। लगभग 3 घंटे तक लगातार चलते रहने के बाद धीरज और उसका परिवार पूरी तरह थक चुका था। पिताजी, अब मुझसे और नहीं चला जा रहा। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं बहुत थक गया हूँ। मुन्ना की बात सुनकर धीरज रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। थोड़ा और हिम्मत करो बेटा, बस थोड़ा सा और चलना है। हमें कोई जगह ढूंढनी होगी जहां हम रुक सकें। तभी अचानक आसमान में घने काले बादल छाने लगे और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। ये अचानक बारिश अभी के समय पर ही क्यों आ गई? अब हम कहाँ रुकेंगे? आसपास कहीं भी रहने का ठिकाना नहीं दिख रहा, ना कोई घर, ना कोई झोपड़ी। अब क्या करेंगे? बारिश तेज होती जा रही थी और पूरा परिवार भीगता जा रहा था। तभी मुन्ना की नजर दूर खड़े एक बड़े पेड़ पर पड़ी। पिताजी, देखिए, वहाँ एक बड़ा सा पेड़ है। उसका आगे का हिस्सा दरवाजे जैसा खुला हुआ है। अगर हम उसमें चले जाएं तो बारिश से बच सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ये सच में अच्छी तरकीब है। चलो जल्दी उसी पेड़ की तरफ चलते हैं। फिर धीरज अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जल्दी जल्दी उस पेड़ की तरफ बढ़ा और कुछ ही पलों में सारा परिवार उस बड़े खोखले पेड़ के अंदर पहुंच गया। बारिश से बचकर सारा परिवार उस बड़े पेड़ के अंदर बैठ गया। चारों तरफ शांति थी और बाहर बारिश की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। देखो कलावती, ये पेड़ मुझे काफी मजबूत लग रहा है और इसमें रहने के लिए भी ठीक ठाक जगह है। कम से कम हम सब आराम से बैठ तो सकते हैं। जब तक हमें कोई और ठिकाना नहीं मिल जाता, तब तक हम यहीं रह सकते हैं। आप सही कह रहे हैं जी। कम से कम यहाँ हमें बारिश से तो बचाव मिल गया और बाहर जितनी ठंड है उतनी ठंड भी अंदर महसूस नहीं हो रही। भगवान का शुक्र है हमें ये जगह मिल गई। लेकिन कलावती, हमारे पास जो राशन है वो कितने दिन तक चलेगा? हमें आगे की भी सोचनी पड़ेगी। हमारे पास जो थोड़ा बहुत राशन है वो 3 दिन तक आराम से चल जाएगा। अगर हम संभाल कर खाएं तो शायद थोड़ा और भी चला लें। तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह से ही काम ढूंढने निकल जाऊंगा। कहीं ना कहीं मुझे जरूर कोई काम मिल जाएगा।
मैं अपने परिवार को इस हालत में ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप हमेशा हमारी खुशी के लिए मेहनत करते हो और इस बार भी जरूर कोई रास्ता निकाल लोगे। हम सब साथ हैं, बस यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक हम साथ हैं, कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। धीरे धीरे सारा परिवार उस पेड़ के अंदर ही आराम करने लगा। बाहर बारिश जारी थी, लेकिन उस छोटे से सहारे में उन्हें थोड़ी सी राहत और उम्मीद मिल चुकी थी। और इसी तरह वो परिवार उस पेड़ के अंदर कुछ समय के लिए सुरक्षित रहने लगा। दूसरी ओर सुरेश अपने बड़े से घर में आराम से बैठा हुआ था, जैसे उसे किसी बात की कोई चिंता ही ना हो। सुनिए जी, अब आपका छोटा भाई कहाँ जाएगा? आपने उसका घर भी छीन लिया। वो अपने परिवार के साथ कहाँ भटकेगा? क्या आपने एक बार भी ये नहीं सोचा? तुम्हें उसकी बहुत चिंता हो रही है। वो कहीं भी जाए, मुझे उससे क्या मतलब। मुझे तो बस उसकी जमीन चाहिए थी और अब वो मेरे पास है। लेकिन आपने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं किया। आपने खुद ही अपनी फसल में आग लगवाई और इल्जाम उसके ऊपर डाल दिया, सिर्फ उसकी जमीन और घर हड़पने के लिए। आप इतना नीचे गिर गए। बस करो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या पता दुनिया कैसे चलती है। जिसके पास ताकत होती है वही सब कुछ हासिल करता है। और हां, अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है उसके लिए तो चली जाओ उसके पास। यहां बैठकर मुझे मत सिखाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। जाओ जल्दी से खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। सुरेश की ये बातें सुनकर उसकी पत्नी चुप हो गई। वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे वहां से उठकर रसोई की तरफ चली गई। लेकिन उसके चेहरे पर दुख और पछतावा साफ नजर आ रहा था। इधर धीरज ने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और फिर उन्हें दूर एक गांव में जाकर बेचता। धीरे धीरे इसी तरह उसका परिवार अपना गुजारा करने लगा। एक दिन मुन्ना पेड़ के अंदर अकेला बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ी, जहां मिट्टी थोड़ी अलग सी लग रही थी। ये क्या है? यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे नीचे कुछ दबा हुआ हो। मुन्ना ने उस चीज को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो हिली भी नहीं। अरे, ये तो जमीन में फंसी हुई है। मैं इसे अकेले नहीं निकाल पाऊंगा। सुनो छोटी, जरा इधर आओ। देखो, यहाँ पर कुछ है। मुझे लगता है इसके नीचे कुछ दबा हुआ है। हमें इसे खोद कर देखना चाहिए। सच? तो फिर देर किस बात की? चलो, हम दोनों मिलकर इसे खोदते हैं। दोनों बच्चे जैसे ही उस जगह को खोदने वाले थे, उसी समय धीरज भी वहां आ गया। अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और ये मिट्टी क्यों खोद रहे हो? कोई खेल खेल रहे हो क्या? नहीं पिताजी, यहाँ नीचे कुछ दबा हुआ है। मैंने इसे निकालने की कोशिश की, लेकिन ये हिल भी नहीं रहा। मुझे लगता है इसके नीचे कुछ जरूर है। अच्छा, तो तुम दोनों हट जाओ, मैं देखता हूं आखिर यहाँ क्या दबा हुआ है। फिर धीरज ने खुद अपने हाथों से उस जगह की खुदाई शुरू की। वह धीरे धीरे मिट्टी हटाने लगा और कुछ ही देर में उसे नीचे कुछ सख्त चीज महसूस हुई। अरे, ये तो सच में कोई चीज है। धीरज ने और तेजी से मिट्टी हटाई और थोड़ी ही देर में एक पुराना सा घड़ा दिखाई देने लगा। पिताजी, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ है। हाँ पिताजी, जल्दी से इसे बाहर निकालिए। देखते हैं इसमें क्या है। फिर धीरज ने बच्चों की मदद से उस घड़े को धीरे धीरे बाहर निकाल लिया। जैसे ही धीरज ने उस घड़े को बाहर निकाला, सबकी सांसें थम सी गईं। उसने धीरे से घड़े को पलटा और अगले ही पल जो उन्होंने देखा वह किसी सपने से कम नहीं था। ये क्या है? इतना सारा सोना और ये चमकते हुए सिक्के।
ये कीमती मोती? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं जी, ये सपना नहीं है, ये सच में सोना है। देखिए, ये कितनी चमक रहा है। इतने सालों की तकलीफ के बाद आज भगवान ने हमारी सुन ली। लेकिन ये सब यहां कैसे आया? इस पेड़ के अंदर इतना बड़ा खजाना? समझ नहीं आ रहा। ये चमत्कार कैसे हुआ? ये सब ऊपर वाले की ही कृपा है। पहले उसने हमें इस पेड़ के अंदर रहने की जगह दी और अब ये खजाना देकर हमारी किस्मत ही बदल दी। वो कभी अपने सच्चे और मेहनती लोगों को अकेला नहीं छोड़ता। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तूने हमारी सारी मुश्किलें दूर कर दी। अब मेरे बच्चों को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। पिताजी, अब हम नया घर ले लेंगे ना, और हमें अच्छा अच्छा खाना भी मिलेगा ना। अब हमें ऐसे नहीं रहना पड़ेगा ना। हाँ बेटा, अब सब कुछ बदलेगा। हम नया घर भी बनाएंगे और तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुमने हमेशा चाहा है। इसके बाद धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कुछ ही दिनों में धीरज ने एक बड़ा और सुंदर घर बना लिया जो उसके भाई के घर से भी ज्यादा अच्छा था। अब उसका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। उनके पास अब ना दौलत की कमी थी और ना ही किसी और चीज की। लेकिन इतनी दौलत मिलने के बाद भी धीरज नहीं बदला। वह पहले की तरह ही ईमानदार और नेकदिल इंसान बना रहा। वह गरीब लोगों की मदद करने लगा। जिसे जरूरत होती वह उसकी सहायता करता। धीरे धीरे धीरज एक मशहूर और ईमानदार व्यापारी बन गया और लोग उसकी इज्जत करने लगे क्योंकि उसने कभी भी अपने अच्छे संस्कार नहीं छोड़े। दूसरी ओर सुरेश अभी भी इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसका छोटा भाई धीरज अब एक बहुत बड़ा और मशहूर व्यापारी बन चुका है। एक दिन सुरेश अपने घर में बैठा हिसाब किताब देख रहा था। तभी उसका नौकर जल्दी जल्दी उसके पास आया। सेठ जी, मैंने एक बहुत बड़ी खबर सुनी है। सुना है हमारे गांव के पास वाले शहर में एक बहुत बड़ा और धनवान व्यापारी आया है। अगर हम अपना अनाज उसे बेच दें तो हमें बहुत अच्छी कीमत मिल सकती है। क्या सच कह रहे हो तुम? अगर ऐसा है तो ये हमारे लिए बहुत फायदे की बात हो सकती है। आजकल बाजार में वैसे भी अनाज की कीमत कम चल रही है। अगर वो व्यापारी ज्यादा दाम दे रहा है तो हमें जरूर उससे बात करनी चाहिए। लेकिन उस व्यापारी का नाम क्या है और वो रहता कहाँ है? सेठ जी, नाम तो मुझे भी ठीक से पता नहीं चला, लेकिन गांव वाले कह रहे थे कि उसका बहुत बड़ा घर है और पूरे राज्य में उसका व्यापार फैला हुआ है। सारे बड़े किसान और व्यापारी उसी को अपना अनाज बेचते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि वो बहुत ईमानदार आदमी है, कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करता है। अगर इतना बड़ा व्यापारी है तो हमें उससे जरूर सौदा करना चाहिए। अगर उसने हमारा अनाज खरीद लिया तो इस बार हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। फिर देर किस बात की? जाओ, जल्दी से उसके पास जाओ और उससे बात करके आओ। अगर जरूरत पड़े तो कहना कि सुरेश सेठ खुद उससे मिलने आएंगे। जी सेठ जी, मैं अभी जाता हूं और पूरी जानकारी लेकर ही वापस आऊंगा। इतना कहकर नौकर वहां से चला गया और इधर सुरेश अपने फायदे और पैसों के सपने देखने लगा। उधर सुरेश का नौकर उस नए व्यापारी को ढूंढते ढूंढते एक बहुत बड़े और शानदार घर के बाहर पहुंच गया। इतना बड़ा घर देखकर वह खुद भी हैरान रह गया। लगता है यही घर है उस बड़े व्यापारी का। वाह, कितना बड़ा और शानदार मकान है। सुनिए, क्या कोई है अंदर? कुछ ही पलों बाद दरवाजा खुला और अंदर से धीरज बाहर आया। धीरज को देखकर नौकर की आंखें फटी की फटी रह गईं।
अरे धीरज, तुम यहां? तुम इस घर में क्या कर रहे हो? क्या यहां काम करते हो? मैंने सुना है यहां कोई नया बड़ा व्यापारी आया है। मुझे उनसे कुछ जरूरी काम है, जरा उन्हें बुला दो। तुम जिस व्यापारी को ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूं। बताओ क्या बात है? क्या तुम व्यापारी? अरे धीरज, मजाक मत करो। कुछ समय पहले तक तो तुम्हारे पास रहने के लिए अपना घर भी नहीं बचा था, फिर तुम इतने बड़े व्यापारी कैसे बन सकते हो? जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता ना, उनके साथ ऊपर वाला हमेशा खड़ा रहता है। ये घर, ये दौलत, सब उसी ऊपर वाले की कृपा है। उसने मेरी मेहनत देखी और मेरी किस्मत बदल दी। धीरज की बातें सुनकर नौकर पूरी तरह हैरान रह गया। धीरज, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूं। कैसा सच? उस रात खेत में आग तुम्हारे भाई ने ही लगवाई थी। ये सब तुम्हारा घर और जमीन हड़पने के लिए किया गया था। उन्होंने पहले से ही पूरी योजना बना रखी थी। ये सुनते ही धीरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। और आज जैसे ही उन्हें पता चला कि गांव में कोई बड़ा व्यापारी आया है, तो उन्होंने मुझे तुम्हारे पास सौदा करने के लिए भेजा है। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि वो व्यापारी तुम हो। इतना बड़ा धोखा, वो भी मेरे अपने बड़े भाई ने। मैंने हमेशा उनका सम्मान किया और उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। नहीं, अब मैं भैया को नहीं छोड़ूंगा। उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम जाओ और उनसे कह दो कि मुझे ये सौदा मंजूर है और कल सुबह उन्हें मेरे पास लेकर आना। ठीक है धीरज, मैं अभी जाकर उन्हें सब बता देता हूं। इतना कहकर नौकर वहां से चला गया और इधर धीरज की आंखों में अब सिर्फ अपने भाई के धोखे का दर्द और गुस्सा था। उधर सुरेश का नौकर वापस उसके घर पहुंच गया। सुरेश बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। आ गए तुम? क्या हुआ? उस व्यापारी से बात हुई या नहीं? उसने हमारा सौदा मंजूर किया? हाँ सेठ जी, व्यापारी ने कहा है कि उसे सौदा मंजूर है, लेकिन वो पहले आपसे एक बार मिलना चाहता है। उसने कहा है कि कल सुबह आप उससे मिलने आ जाइए। ये सुनते ही सुरेश के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। मुझे पहले से ही पता था कि वो मेरे साथ सौदा करने से मना नहीं करेगा। आखिर पूरे इलाके में मेरे जैसा अनाज किसी के पास नहीं है, और अगर वो मुझसे मिलना चाहता है तो ये और भी अच्छी बात है। इसी बहाने उससे जान पहचान भी हो जाएगी। क्या पता आगे चलकर और भी बड़े सौदे हो जाएं। जी सेठ जी, लगता है वो व्यापारी काफी समझदार आदमी है। समझदार तो होगा ही, तभी तो मेरे साथ व्यापार करना चाहता है। ठीक है, कल सुबह मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा। अगली सुबह सुरेश और उसका नौकर उस बड़े व्यापारी से मिलने के लिए निकल पड़े। दोनों धीरे धीरे चलते हुए धीरज के बड़े और शानदार घर के सामने पहुंच गए। इतना बड़ा महल जैसा घर देखकर सुरेश खुद भी हैरान था। सुनिए, सेठ जी आपसे मिलने आए हैं, जरा बाहर आइए। कुछ ही पलों बाद धीरज बाहर आया। धीरज को सामने देखकर सुरेश हैरान रह गया। अरे धीरज, तू यहां क्या कर रहा है? रुको, अब समझा। तू जरूर इस घर में नौकर का काम करता होगा। वैसे भी तेरी औकात तो यही है। अपने बड़े भाई के मुंह से ये बातें सुनकर धीरज को बहुत गुस्सा आया। बस कीजिए भैया, बहुत बोल चुके आप। मुझे सब पता चल चुका है। उस रात खेत में आग आपने ही लगवाई थी और इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। सिर्फ मेरा घर और जमीन छीनने के लिए आप इतना नीचे गिर गए। मैंने हमेशा आपको अपना बड़ा भाई माना, आपकी इज्जत की, लेकिन आपने मेरे भरोसे को ही तोड़ दिया।
मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। और रही बात उस व्यापारी की जिससे मिलने आप यहां आए हैं, तो वो व्यापारी मैं ही हूं। ये घर मेरा है और मैं ही इस पूरे राज्य का व्यापारी हूं। ये सुनते ही सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या ये घर तुम्हारा है और तुम ही वो बड़े व्यापारी हो? लेकिन ये कैसे संभव है? ये सब प्रभु की कृपा है भैया। मैंने हमेशा मेहनत की और कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करने की सोची और शायद इसी वजह से भगवान ने मुझे चुना। आज मेरे पास दौलत है, लेकिन मैं आज भी गरीबों की मदद करता हूं, क्योंकि मैंने गरीबी और दर्द दोनों बहुत करीब से देखे हैं। और रही बात सौदे की, तो मैं क्या, अब कोई भी व्यापारी आपसे सौदा नहीं करेगा, क्योंकि लालच और धोखे से कमाया गया धन ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। ये सुनते ही सुरेश का सारा घमंड पल भर में टूट गया। अब उसके चेहरे पर सिर्फ पछतावा दिखाई दे रहा था। धीरज, मेरी बात सुनो। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। गलती? आप उसे गलती कहते हैं? आपने अपने ही छोटे भाई को उसके बच्चों समेत घर से निकाल दिया। हम बारिश में भटकते रहे, हम पेड़ के अंदर रहकर दिन गुजारते रहे, और आपको ये सब करते हुए जरा भी दया नहीं आई। मुझे माफ कर दो धीरज, मैं सच में शर्मिंदा हूं। मैंने लालच में आकर अपने रिश्तों की ही कीमत भूल गया। भैया, अगर ऊपर वाला चाहता तो आज मैं भी सड़क पर होता। धीरज, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मुझे एक मौका दे दो। चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारा घर और जमीन वापस कर देता हूं। बस ये सौदा मत ठुकराओ। मैंने दूसरे व्यापारियों से उधार पर बहुत सारा अनाज लिया है। मुझे लगा था कि तुम्हें बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लूंगा। अगर तुमने मना कर दिया तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। भैया, उस दिन मैंने भी आपसे रहम की भीख मांगी थी, लेकिन तब आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। आज जब आपकी बारी आई तो आपको अपना दर्द याद आने लगा। कृपा करके अब यहां से चले जाइए, वरना मैं पूरे गांव वालों को बुलाकर सारी सच्चाई बता दूंगा। फिर आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। धीरज की बातें सुनकर सुरेश पूरी तरह चुप हो गया। उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। फिर सुरेश उदास और टूटे हुए मन से वहां से चला गया। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद धीरज हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करता रहा। उसकी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार की वजह से पूरा राज्य उसका सम्मान करने लगा। धीरे धीरे धीरज एक बहुत बड़ा और ईमानदार व्यापारी बन गया और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। लालच और धोखे का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्म करने वालों का साथ भगवान भी देता है।